जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। आप देख रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की न्यूज़ और एडिटोरियल एनालिसिस के लेक्चर को। और ये लेक्चर आपकी सिविल सर्विसेज की जर्नी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर का फ़ायदा आपको कैसे उठाना है तो ध्यान से सुन लो। देखो, सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन पर देख लो, आप पूरे टॉपिक्स हमने दिए हुए हैं कि आज के लेक्चर में कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। दूसरी चीज़, आपको ईयरफोन लगाकर एक शांत जगह पर बैठना है और ध्यान से पूरे लेक्चर को सुनना है, क्योंकि एक पॉडकास्ट लेक्चर है और साथ ही साथ पेन और पेपर लेकर रफ में चीजें लिखते चलना है। और रफ में लिखना है। क्यों रफ में लिखना है? क्योंकि लेक्चर में ही मैं आपको शॉर्ट नोट्स दे दूंगा और वो शॉर्ट नोट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। तो बिना समय वेस्ट किए फटाफट लाइक का बटन हिट कर लो, नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस लेक्चर को शेयर जरूर करना। अब गाइस, जिस टॉपिक के बारे में जो है वो बात हो रही है वो है जीएस पेपर 2 के जुडिशरी से रिलेटेड टॉपिक। यह है जुडिशियल इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी का टॉपिक। हालांकि इस टॉपिक को पहले भी कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। तो हम बात करेंगे जजेस को कैसे रिमूव किया जाता है। इस टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए काफ़ी रिलेवेंट है। तो आइए बिना वक्त वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जजेस के रिमूवल के लिए क्या प्रोविजन दिए गए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217, याद रखना, आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217, इसके अकॉर्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को तभी रिमूव किया जा सकता है जब उनका प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी हो। तो दो ग्राउंड्स हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के। अब ये याद कर लो, आर्टिकल 124 ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ डील करता है और आर्टिकल 217 ये हाई कोर्ट के जजेस के साथ डील करता है। अब इन आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग अगर जज की कोई गलती या इनकैपेसिटी प्रूव होती है तो तभी उन्हें रिमूव किया जा सकता है, वरना नहीं। अब रिमूवल के प्रोसेस काफी सिंपल होते हैं। रिमूवल के लिए एक स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में पास होनी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब यह है कि टोटल मेंबरशिप मेजोरिटी होना चाहिए, जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं उसमें से 2/3 वोट्स की जरूरत होती है। यानी कि जो हाउस की टोटल मेंबरशिप है उसकी मेजोरिटी उसका 50% प्लस, और जो हाउस के अंदर प्रेजेंट है उनका 2/3 वोट जरूरी है। यानी अगर मेजोरिटी नहीं मिलती तो जजेस को रिमूव नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के प्रोसीजर की, जो रिमूवल के प्रोसेस को डिफाइन करती है। सबसे पहले एक मोशन पास होना चाहिए पार्लियामेंट में। यह मोशन 100 लोकसभा मेंबर या 50 राज्यसभा मेंबर के सिग्नेचर से शुरू होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। जब मोशन सबमिट होता है तब चेयरमैन या स्पीकर डिसाइड करते हैं कि मोशन को लेना है कि नहीं लेना है, एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। तो यह अप्रूवल का जो पावर है वो चेयरमैन या स्पीकर के पास है। अगर मोशन एक्सेप्ट होता है तो एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है जो 3 मेंबर से मिलकर बनती है, जिसमें 2 सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस होते हैं और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होते हैं। यह कमेटी जज के अगेंस्ट आरोपों की इन्वेस्टिगेशन करती है। इंक्वायरी कमेटी जज के कंडक्ट को डिटेल में इन्वेस्टिगेट करती है और अगर जज का मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी प्रूव होता है तो फिर मोशन पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है, और अगर पार्लियामेंट में दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी मिलती है तो जज को रिमूव किया जाता है। लास्ट में ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास फाइनल डिसीजन होता है और वो जज के रिमूवल के ऑर्डर जो है वो देते हैं। सो गाइस, आजकल एक न्यूज चल रही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के केस को लेकर उन्होंने एक इवेंट में कम्युनली चार्ज रिमार्क्स दिए थे। यानी कि ऐसे रिमार्क्स जो थे जो कि किसी कम्युनिटी के सेंटीमेंट्स को हर्ट कर सकते हैं। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा है। इस कंट्रोवर्सी से यह पॉइंट क्लियर होता है कि जज का कंडक्ट कितना सेंसिटिव है और उनके रिमूवल के प्रोसेस में कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। यह प्रोसेस इंटेंशनली बहुत स्ट्रिक्ट है ताकि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड किया जा सके, और जजेस को रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है गाइस, क्योंकि स्पेशल मेजोरिटी अचीव करना काफी चैलेंजिंग है। इसी वजह से अगर इंक्वायरी कमेटी किसी जज को मिसबिहेवियर के लिए गिल्टी भी पाए तो भी जज को रिमूव करना बहुत रेयर होता है। 2006 में जजेस इंक्वायरी बिल इंट्रोड्यूस किया गया था जो जजेस को रिमूव करने का प्रोसेस सिंप्लीफाई करता है, लेकिन यह बिल पास नहीं हो सका
इस बिल में माइनर पेनाल्टीज जैसे वार्निंग्स या सेंचर प्रपोज की गई थी और फॉर एक्ट्स यानी कि कानून के लिए, और फिर वो दैट फॉल शॉर्ट ऑफ रिमूवल, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली थी कि भाई कि जजेस को रिमूव ना करो, उसकी जगह उनके ऊपर कोई पेनाल्टी जो है वो दे दो, बट ये बिल जो है वो पास नहीं हुआ था। अभी जो प्रोसीजर है जो थी वो मैंने आपको बता दी। पॉइंट्स में प्रोसीजर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हालांकि आपके पास जो है वो मैंने आपको बताया था ना कि पॉलिटी के अंदर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो अक्सर एग्जामिनेशन में जो है वो पूछे जाते हैं। और देखो आपके सामने नोट्स तो ऑलरेडी हैं ही, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, बस ये वाले नोट्स जो है वो आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए कि ग्राउंड्स क्या होते हैं, इनकैपेसिटी और प्रूव्ड इनकैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर इन इनकैपेसिटी। फिर इसके अलावा आर्टिकल 124 और 217, ये दो आर्टिकल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। 124 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल के लिए है, 217 जो है वो हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल के लिए है। स्पेशल मेजोरिटी मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 जरूर ध्यान में रखिएगा, इसमें डिटेल प्रोसीजर पूरा लिखा हुआ है। फिर पूरी चीज होती है तो इसमें 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी रहे बैठती है, मतलब स्पीकर के अप्रूवल के बाद पहले मोशन जो है वो पास होता है, वो पूरी प्रोसीजर यू नो अबाउट इट, तो उसके बारे में जो है वो डिटेल में आप मेंशन जो है वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है जजेस को निकालना। हालांकि एक जजेस इंक्वायरी बिल 2006 भी लाया गया था, बट वो कभी पास नहीं हुआ। वो जजेस के ऊपर पेनाल्टी लगाने से रिलेटेड है, वार्निंग से रिलेटेड था, तो उसको जो है वो पास नहीं किया। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको चीज़ें अच्छे से जो है वो क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होंगी। गाइस देखिए, अब ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 3 के लिए। एनवायरमेंट, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज सेक्शन में आता है, और इस टॉपिक में हम समझेंगे कि कैसे सर्दियों के दौरान एयर क्वालिटी इतनी खतरनाक हो जाती है, क्यों, क्या वजह है, और इसके केमिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं। सो रिसेंटली एक स्टडी हुई है जो ये दिखाती है कि सर्दियों में एयर क्वालिटी क्यों खराब हो जाती है, स्पेशली इन एरियाज विद एक्सट्रीम कोल्ड, यानी कि जिस एरियाज में बहुत ज्यादा ठंड होती है उस एरिया की एयर क्वालिटी जो है वो क्यों खराब होती है। आइए इसको हम समझते हैं। तो साइंटिस्ट ने यह डिस्कवर किया है कि सर्दियों में एक नया केमिकल बनता है जो सेकेंडरी एरोजोल को फॉर्म करता है, जैसे HMS, हाइड्रो ऑक्सी मीथेनी सल्फोनेट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रो ऑक्सी मीथेनी सल्फोनेट HMS, जो एयर क्वालिटी को और बेकार बना देता है। आज हम इस केमिकल को समझेंगे और इसके एनवायरमेंट और पोल्यूशन पे क्या इफेक्ट है ये भी डिस्कस करेंगे। तो ये स्टडी ड्रास इंडिया और फेयरबैंक्स यूएसए के बीच कंपैरिजन करती है। ड्रास और फेयरबैंक्स दोनों ही एक्सट्रीम कोल्ड एरियाज हैं। क्या कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि ड्रास कहां पर है इंडिया के अंदर। अब यहां पर एयर क्वालिटी इन दोनों में काफी डिफरेंट थी। ड्रास में एयर क्वालिटी बेटर थी, जबकि फेयरबैंक्स में बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन था, जिसका रीजन था पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 1 लेवल का बढ़ना। तो सबसे पहले समझना जरूरी है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 1 जो है वो क्या होते हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 वो पार्टिकल होते हैं जो आपके लंग्स में घुसकर हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, लेकिन पार्टिकुलेट मैटर 1 और भी डेंजरस होते हैं क्योंकि ये ज्यादा डीप तक लंग्स में जाते हैं। फेयरबैंक्स में पार्टिकुलेट मैटर 1 लेवल बहुत हाई थे, जो कि 35 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा थे, और ये वुड स्टोव्स, फ्यूल बर्निंग और ऑटोमोबाइल से जनरेट होता है, यानी कि जो भी खाना पकाने के लिए हम जो है वो यूज करते हैं ना, लकड़ियों को जलाते हैं, राइट, गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, इन सब से ये पार्टिकुलेट मैटर जो है वो रिलीज हो रहा है। अब बात करते हैं कि इस नई केमिकल पाथवे के बारे में जो रिसर्च ने डिस्कवर की है। नॉर्मली हाइड्रोऑक्सी मीथेनी सल्फोनेट फॉगी और एसिडिक कंडीशन में बनते हैं, यानी कि इसमें धुंध जो है वो जम जाती है। पर विंटर कंडीशन में, सर्दियों में जहां ड्राई और कोल्ड एयर होती है, वहां भी ये कंपाउंड फॉर्म हो सकता है, और ये होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड और एमोनियम आयंस रिएक्ट करते हैं और एक एरोजोल फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब टेम्परेचर लो होता है तो एमोनियम आयंस गैस फेज में ट्रांजिशन कर जाते हैं
जो HMS फॉर्मेशन को एक्सेलरेट कर देता है, और जब पार्टिकल्स का एसिडिटी लेवल बढ़ता है तो ये प्रोसेस और फास्ट जो है वो हो जाती है। इस स्टडी में रिसर्चर्स ने फील्ड ऑब्जर्वेशन और थर्मोडायनेमिक मॉडल्स का यूज किया। इससे ये समझ आता है कि लो टेम्परेचर रीजन में ये प्रोसेस कैसे होता है। ये स्टडी नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में पब्लिश हुई। ये स्टडी सिर्फ द्रास और फेयरबैंक्स तक लिमिटेड नहीं है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये प्रोसेस ठंडी और हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज जैसे एंडीज, हिमालयस में भी हो सकती है। अगर ये मैकेनिज्म वहां भी काम करता है तो ये ग्लोबली इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका ग्लोबल रेलिवेंस ये है कि अगर हम सेकेंडरी एरोजॉल फॉर्मेशन को समझ लेते हैं तो हम बेटर पोल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, खासकर उन एरियाज में जहां सर्दियों में पोल्यूशन सबसे ज्यादा बढ़ता है। सो गाइस, इस स्टडी से यह समझ आता है कि जो कोल्ड विंटर कंडीशन पॉल्यूशन को वर्सन कर देती है, खराब कर देती है, यानी कि जो सर्दियां जो होती है उसमें पॉल्यूशन का लेवल जो है वो और वर्स्ट हो जाता है। अब देखो, कुछ नोट्स जो है वो आप मेंशन कर लो। सेकेंडरी एरोजॉल यहां पर इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी एरोजॉल मतलब कुछ पार्टिकल्स जो है वो बनते हैं केमिकल रिएक्शन के कारण एटमॉस्फेयर में, और ये ठंडी और डार्क कंडीशन में काफी वर्स हो जाते हैं। पार्टिकुलेट मैटर और पार्टिकुलेट मैटर 1 और 2.5 ये डेंजरस एयर पोल्यूटेंट्स हैं, और पार्टिकुलेट मैटर 1 तो और डेंजरस है क्योंकि ये बहुत आसानी से और डीपली जो है वो लंग्स के अंदर घुस जाता है। हाइड्रोऑक्सी मीथेनी सल्फोनेट ठंडियों में ड्राई कंडीशंस में बनता है जब सल्फर डाइऑक्साइड और एमोनियम आयंस आपस में जो है वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है। और ठंडी विंटर का क्या इंपैक्ट होता है, तो लो टेम्परेचर जो है वो पार्टिकल्स की एसिडिटी बढ़ा देते हैं। हार्मफुल एरोजॉल फॉर्मेशन जो है वो और तेजी से बढ़ जाता है, और सिमिलर प्रोसेस जो है वो हाई एल्टीट्यूड कोल्ड रीजन में होती है जैसे कि एंडीज और हिमालयस। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट जो है आप मेंशन कर लो। तो देखो, विंटर एयर पोल्यूशन की एक डिस्कवरी थी। हालांकि एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से तो आप ये केमिकल का बस नाम जो मैंने आपको बताया HMS, वो थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखना। ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेकेंडरी केमिकल हम लोग को देखने को मिलता है। गाइज, हम डिस्कस करने वाले हैं सऊदी अरेबिया में जो यूनाइटेड नेशन के ड्रॉट यानी कि यूनाइटेड नेशन का सूखे पर जो बातचीत हुई है उसको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी आज की डेट में ड्रॉट की समस्या, डेजर्टिफिकेशन की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो ये जो बातचीत है गाइज, ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के अंडर हुई थी, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि पूरे दुनिया भर में ड्रॉट प्रोटोकॉल्स को फाइनलाइज करना, यानी कि इस चीज़ को इंश्योर करना कि सूखे की समस्या रिजॉल्व हो। और क्या आपको पता है कि हर साल सूखे की वजह से दुनिया को $300 बिलियन का नुकसान होता है, और अगर हमने टाइमली एक्शन नहीं लिया तो 2050 तक दुनिया की 75% पॉपुलेशन सूखे का सामना करेगी। 12 दिन के इंटेंसिव डिस्कशन के बाद भी एक बाइंडिंग एग्रीमेंट फाइनलाइज नहीं हो सका। इसके कुछ मेजर रीजंस हैं। डेवलप कंट्रीज चाहती थी एक फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज पर्टिकुलरली अफ्रीकन डेलीगेट्स एक मजबूत बाइंडिंग एग्रीमेंट की डिमांड कर रहे थे। अफ्रीकन कंट्रीज कहती हैं कि सूखे को कम करने के लिए अकाउंटेबिलिटी, यानी कि ड्रॉट की प्रॉब्लम को कम करने के लिए अकाउंटेबिलिटी और प्रिपेयर्डनेस होना जरूरी है, लेकिन डेवलप कंट्रीज को यह बाइंडिंग मॉडल पसंद नहीं था। सो गाइस, ड्रॉट का इंपैक्ट सिर्फ फाइनेंशियल ही नहीं बल्कि ह्यूमन लाइव्स और एनवायरनमेंट पर भी पड़ता है। यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी जिसके मुताबिक ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि डिफॉरेस्टेशन और ओवरग्रेजिंग, इसकी वजह से ड्रॉट और भी ज्यादा सीवियर होता जा रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे अफ्रीका की नेशंस इससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। आपको यह भी जानना जरूरी है कि इस कॉन्फ्रेंस में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए हैं। $12 बिलियन का फाइनेंशियल प्लेज, मतलब कि संकल्प, नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने अनाउंस किया। रियाद ग्लोबल ड्रॉट रेजिलियंस पार्टनरशिप लॉन्च किया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना ड्रॉट मिटिगेशन के लिए, ड्रॉट को कम करने के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हमने देखा वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 17 जो 2026 में मंगोलिया में होगा उसमें देखने को मिलेगा, जिसमें एक ग्लोबल ड्रॉट फ्रेमवर्क फाइनलाइज करने की कोशिश की जा रही है।
ये था ओवरऑल टॉपिक, और इसके शॉर्ट नोट्स आप मेंशन कर सकते हो कि यूएनसीसीडी की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 कहाँ पर हुई, सऊदी अरेबिया रियाद में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि पूरे दुनिया भर में से ड्रॉट प्रोटोकॉल जो है वो बनाना है। और फेलियर क्या था, डेवलप कंट्रीज जो है वो बाइंडिंग प्रोटोकॉल्स नहीं चाह रही थी, तो उन्होंने फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क प्रपोज किया। और आपको बता दें कि 300 बिलियन US$ हर साल जो है वो लॉस होते हैं बिकॉज ऑफ ड्रॉट, और 75% पूरे दुनिया भर की पॉपुलेशन अफेक्टेड होगी इससे 2050 तक। और अफ्रीकन नेशन यही कह रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करो और मजबूत कदम लो ड्रॉट से निपटने के लिए। और 12 बिलियन US$ का एक संकल्प लिया गया है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 यूएनसीसीडी में। रियाद ग्लोबल ड्रॉट रेजिलियंस पार्टनरशिप लॉन्च हुआ। पूरे दुनिया भर में ड्रॉट फ्रेमवर्क जो है वो फाइनलाइज किया जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 17 में 2026 में होने वाली है मंगोलिया में, वहां पर। तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी था गाइस। अब गाइस हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं पार्लियामेंट में चल रहे एक इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में, जो है साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए 2 नए बिल्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, और ये टॉपिक सिविल सर्विसेज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब क्या है। इसका सीधा अर्थ है गाइस कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन एक ही समय पर कराए जाए। इसमें पैसा और टाइम दोनों की बचत होती है, लेकिन इसके कुछ सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल और फेडरल कंसर्न्स भी हैं, चिंताएं भी हैं। पार्लियामेंट में अभी 2 बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए। कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल, इसका एम है लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन एक साथ करना। इस बिल पर 90 मिनट तक जो है वो बहस छिड़ी, जिसमें वोट टैली थे। 263 वोट जो है वो फेवर में थे, 198 वोट इसके अगेंस्ट थे। अब हम बात करें यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल के बारे में। देखो, एक बिल तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल, जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात कर रहा है। दूसरा जो बिल हम लोग को देखने को मिल रहा है यह है यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल। यह बिल यूनियन टेरिटरीज जैसे पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को लोकसभा इलेक्शंस के साथ अलाइन करने की बात करता है। अब आगे की जो है वो चर्चा करें। लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने क्लियर किया कि ये बिल स्टेट्स की पावर को टेम्पर नहीं करते, यानी कि खत्म नहीं करते। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल जैसे जुडिशियल रिव्यू, फेडरल, लिखो ये वाली चीज, जुडिशियल रिव्यू, फेडरल स्ट्रक्चर, सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेक्युलरिज्म, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहा गया कि ये सब जितने प्रिंसिपल्स हैं ये इंटैक्ट रहेंगे। इंटैक्ट का सिंपल शब्दों में मैं आपको मतलब जो है वो समझाऊं तो इनको कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। ये जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं ये विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, इस कानून से कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। अब अपोजिशन का मानना है कि ये कानून बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। मनीष तिवारी ने कहा कि स्टेट्स और सेंटर के बीच की इक्वलिटी को खत्म किया जा रहा है। स्टेट्स के लेजिस्लेटिव टेन्योर को नेशनल लेजिस्लेचर के टेन्योर के ऊपर डिपेंडेंट जो है वो बनना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो बहस के बाद लॉ मिनिस्टर ने एग्री किया कि इन बिल्स को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाएगा ताकि इनका फ्यूचर एग्जामिनेशन किया जा सके, यानी कि इनकी इसकी जांच की जा सके और बेहतर तरीके से। गाइज ये मुद्दा एक तरफ तो यार देखो पैसे बचाने से रिलेटेड है, इलेक्शन को एफिशिएंट करने से रिलेटेड है, बट दूसरी तरफ इससे फेडरलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस को भी इंश्योर करना जरूरी है। और वैसे भी मैं आपको पहले इस टॉपिक के बारे में जो पढ़ा चुका हूं, हमने जो है वो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इस टॉपिक के अंदर मेनली जो है वो क्या चीज हम लोग को इश्यूज जो है वो देखने को मिल रहे हैं कि इसमें स्टेट्स की पावर जो है वो छिन जाएगी। ये सेंट्रलाइजेशन का मुद्दा इसके अंदर ज्यादा हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये बात आप दिमाग में जो है वो रखिएगा कि मेन जो दिक्कत वाली बात है, प्रॉब्लम जो है वो है सेंट्रलाइजेशन की प्रॉब्लम। ये मैं पहले भी आपको बता ही चुका हूं। नोट्स में कुछ इस प्रकार से लिख लो, साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब क्या है, बिल्स कौन से इंट्रोड्यूस हुए उनके नाम बस आप लिख लो। गवर्नमेंट का स्टैंड जो है वो यही है कि भाई ये इंश्योर कर रहा है कि भाई पूरी कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं होगी, बट अपोजिशन बोल रही है कि नहीं भाई इससे इक्वलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, जो बात सच भी है। और अभी फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जो है वो इस बिल को भेजा गया है
बस इतना आपको अपडेट जो है वो अभी के लिए पता होना चाहिए, दैट्स इट, जो मैंने आपको ऑलरेडी दे ही दिया है। चलिए, सो गाइस, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विलांस का उपयोग दिन ब दिन बढ़ रहा है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी जितनी पावरफुल है उतनी ही चुनौतियों से भरी हुई। आज के इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विलांस के लीगल गैप्स और इसका इंपैक्ट हमारी प्रिवेसी और फंडामेंटल राइट्स पर किस प्रकार से पड़ रहा है। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 पेपर 3 के लिए, तो बहुत ध्यान से आपको सुनना है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विलांस की। तो 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम बनाएगा। अब रेलवे स्टेशन और दिल्ली पुलिस पेट्रोल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सिस्टम डिप्लॉय किए जा रहे हैं। सुना है कि 50 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए जाने का प्लान है। ये तो टेक्नोलॉजी की बात हो गई, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या होगा आम नागरिकों पर, आइए समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन लॉ इन्फोर्समेंट के लिए फायदेमंद है, लेकिन यह कुछ बड़ी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स भी रेज करता है। एक टर्म है गाइस जिसका नाम है ड्रैगनेट सर्विलांस। क्या है ड्रैगनेट सर्विलांस? इसका मतलब है बिना किसी लिमिट के डेटा कलेक्ट करना, ड्रैगनेट सर्विलांस। एग्जांपल लेते हैं, यूएसए में सेक्शन 702 फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विलांस एक्ट का, ये सेक्शन को लेके काफी बहस हुई क्योंकि ये सिटीजन्स के अधिकार का उल्लंघन कर रहा था। ध्यान सुनना, इंडिया में तेलंगाना पुलिस का डेटा ब्रीच भी एक एग्जांपल है, जहां वेलफेयर स्कीम यानी कि कल्याणकारी स्कीम के डेटा का मिसयूज किया गया, वो भी बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के। ये तो सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 हमें राइट टू प्राइवेसी देता है, जो पुट्टा स्वामी जजमेंट के थ्रू गारंटी किया गया। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विलांस तभी सही होगा अगर ये प्रोपोर्शनल और ट्रांसपेरेंट हो। आज के सिनेरियो में ये सेफगार्ड काफी मिसिंग है। अब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 की बात करें तो इस कानून ने कंसेंट के रूल्स तो लाए हैं, कंसेंट मतलब सहमति के रूल्स तो लाए हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस ने प्रिवेसी पे सवाल खड़े कर दिए हैं। सेक्शन 7 एपिडेमिक जैसे स्टेट पर्पस के लिए कंसेंट का एग्जेम्पशन, यानी कि अगर कोई आप मतलब वो महामारी टाइप की कुछ चीज जो है वो आ जाती है तो उस समय कोई प्रिवेसी वगैरह को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। दूसरा है सेक्शन 15 क्लॉज सी, सिटीजन को ऑब्लिग किया गया कि वो डेटा सबमिट करते वक्त मटेरियल इंफॉर्मेशन सप्रेस ना करें। यानी कि आप अगर डेटा सबमिट जो है वो कर रहे हो तो किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को जो है वो सप्रेस मत करो, छुपाओ मत। आप सोचिए अगर गवर्नमेंट के पास इतना ज्यादा पावर हो तो मिसयूज का स्कोप कितना ज्यादा है। अब देखिए, यूरोपियन यूनियन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट को, यह कानून रियल टाइम बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन को लॉ इन्फोर्समेंट के लिए प्रोहिबिट करता है और ट्रांसपेरेंसी को प्रायोरिटाइज करता है, लेकिन इंडिया में ऐसा फ्रेमवर्क अभी तक नहीं है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिप्लॉय तो कर रहे हैं, लेकिन प्रिवेसी को कैसे प्रोटेक्ट करें इसके लिए कोई मजबूत रोबस्ट पॉलिसी जो है वो नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विलांस फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। राइट टू प्राइवेसी एक बेसिक राइट है और इसे प्रोटेक्ट करना हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। तो डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गाइस, इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विलांस के लिए लीगल ओवरसाइट की कमी है, यानी कि लीगल निगरानी की कमी है। अब समय आ गया है कि गवर्नमेंट एक बहुत ही मजबूत फ्रेमवर्क बनाए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन करे और यूरोपियन यूनियन की तरह एक रिस्क बेस्ड रेगुलेटरी सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए जो टेक्नोलॉजी और सिविल लिबर्टीज के बीच बैलेंस बनाए रखे। सो टेक्नोलॉजी का यूज गाइस जरूरी है, लेकिन बिना रूल्स के इसका मिसयूज डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक हो सकता है। आपको इस टॉपिक पर और पढ़ना चाहिए क्योंकि ये टॉपिक जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टेट पीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
तो देखो, मैंने आप लोग के लिए कुछ शॉर्ट नोट्स है वो मेंशन कर दिए कि दुनिया का लार्जेस्ट फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम डेवलपमेंट में है और इंडिया इसको डेवलप कर रही है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ इन्फोर्समेंट में, जैसे रेलवे स्टेशन में, और 50 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सैटेलाइट जो है वो प्लान की गई हैं। चिंता वाली बात यही है, प्राइवेसी का उल्लंघन हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, प्रपोर्शनल सेफगार्ड जो है वो मिसिंग है, लीगल फ्रेमवर्क में आर्टिकल 21 है, और फिर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है हमारे पास, है ना। ग्लोबल लेसन में अगर बात करें तो यूरोपियन यूनियन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट प्रोहिबिट करता है कि भाई रियल टाइम बायोमेट्रिक सर्वेलांस नहीं करना है ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए। अब मैं आपको एक और फैक्ट बताऊं कि चाइना के अंदर ऐसी स्थिति है कि आप जैसे ही चाइना के अंदर एंटर होगे ना, तो चाइना आपके रेटिना को स्कैन कर लेता है, और आप जहां पे भी जाओगे चाइना आपके ऊपर निगरानी रख सकता है, जहां पे भी जाओगे। तो बहुत रोबस्ट सिस्टम है, अभी पता है, निगरानी रखने का चाइना के पास बहुत ही मजबूत सिस्टम है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है।